ठीक है, अभी यहाँ कर दो। चलो देखो बच्चा, हिंदी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। कारक क्या होते हैं समझिए, ये भी एक तरीके का विकार ही होता है, संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाला ये भी है। जैसे हमने आपको बताया था, संज्ञा में विकार उत्पन्न वाले करने वाले 3 लोग थे। कौन कौन थे? एक था लिंग, ठीक है, दूसरा था वचन, और तीसरा आइए कारक। तो लिंग और वचन तो हमने पढ़ा दिए हैं, लिंग भी पढ़ा दिया, वचन भी पढ़ा दिया, क्या क्या मेन पॉइंट जितने हैं सारी चीज़ें हमने तुम्हें डिटेल में पढ़ा दिए हैं। तो उन्हीं को आपको रिवीजन करना है बार बार, वही चीज़ें आपको देखनी है। अपवाद भी इसमें क्या है वो सब कुछ बता दिया, मतलब कहीं कुछ छूटने वाला आपका नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग कारक पढ़ेंगे, और कारक भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। कारक में केवल शॉर्ट तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि बस उसका नियम आपने बस पढ़ लिया और उसके बाद जो अपवाद वगैरह होते हैं वो ना पढ़े। तो अपवाद भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आजकल के ज़माने में अपवाद से ही पूछता है। और इसे कर्ता ने कर्म को उसकी विभक्तियाँ तो सब लोग अब रट लेते हैं, उस आएगा तो आराम से आप पहचान लेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन अपवादों से पूछता है। तो अपवाद को भी हमने लिखा हुआ है और आपके लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग कारक को, और जब सारी हिंदी हमारी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के लिए आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उससे हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कारक की बात करेंगे। सबसे पहले कारक होता क्या है? तो कारक कुछ नहीं है, एक तरीके से लिखा हुआ किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से, फिर से देखो पढ़ देते हैं क्या बता रहा है कि कारक है क्या, कि किसी वाक्य में प्रयुक्त, कोई भी वाक्य है, प्रयुक्त जो संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है, उनके पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसी को कारक कहते हैं। क्योंकि तो समझ में नहीं आया, सुनिए। जैसे हमने कहा मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तो ये एक क्रिया हो गई पढ़ाई करना, और मैं खुद क्या हो गया? कर्ता या सर्वनाम है। मैं खुद सर्वनाम हूँ कि नहीं? तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? पढ़ाई करने जा रहा हूँ। मैं का रिलेशन क्रिया के साथ कुछ है क्या? बिल्कुल है भाई, यानी मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। तो वास्तव में जो क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध होता है, ठीक है, अब संबंध के दो होता क्या है, कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा। वो संबंध आपको दिखाई नहीं देगा, फील करेंगे आप। तो जो वो फीलिंग है उसी को कारक कहते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, कारक दिखता नहीं है। कारक जैसे वचन, आपको हमने बताया था कि वचन में कैसे आपको बदलना है, वचन एक वचन से दो बहुवचन कैसे करना है। जैसे आपको लिंग में बताया था कि लिंग में किस तरीके से लिंग परिवर्तन किया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। तो वहाँ पे दिखता था शब्दों में, लेकिन कारक ऐसे दिखता नहीं है, वो फील कराया जाता है। तो संज्ञा का, कोई भी संज्ञा का क्रिया के साथ जो संबंध होता है, ठीक है, वो संबंध आपको लगेगा ही कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तो मैं हूँ पढ़ने जा रहा हूँ, यानी पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। मैं दौड़ने जा रहा हूँ, तो मतलब मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, मतलब शरीर जो है हमारा, मैं खुद संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, पैरों को चलाऊंगा, कुछ ना कुछ संबंध हो गया रनिंग के साथ, ठीक है। तो यही कारक है, बात ध्यान समझना। कारक दिखाई नहीं पड़ता है ना, कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन कारक को दिखाने के लिए कुछ विशेष चीजें आती हैं, उनको कहते हैं कारक चिन्ह। कारक खुद नहीं दिखता ना, वो केवल फील होता है, लेकिन कारक को दिखाने के लिए कुछ विशेष चीजें आती हैं, यानी कारक को प्रकट करने के लिए, कारक को दिखाने के लिए कारक चिन्ह आते हैं। क्या आते हैं? कारक चिन्ह आपको इन वाक्यों में, सेंटेंसों में दिखाई देंगे। उन कारक को, चिन्ह को कारक की विभक्ति भी कहते हैं। बात समझ पाए? उनको परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग। बात समझ पा रहे हो ना? तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। क्लियर? तो कारक क्या है, आपको समझ में आया कि नहीं? संज्ञा का संज्ञा या सर्वनाम का जो है किसी क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कभी दिखेगा कि सेंटेंस वगैरह हम दिखेगा नहीं, वो खुद अनुभव आप करेंगे, फील करेंगे। लेकिन कारक को दिखाने के लिए विभक्तियां कारक की आती हैं, इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यही बात हमने लिखी है, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो लड़की जो है ये संज्ञा है, अब पढ़ रही है ये क्रिया है। लड़की का संबंध इस क्रिया के साथ कुछ ना कुछ है कि नहीं? लड़की से पुस्तक पढ़ रही है तो कैसे पढ़ रही होगी, आप समझिए, फील करिए कि पहले लड़की खुद है कि किताब खोलिए और खोल के आंखें वहीं गड़ाए हैं, फिर बोल रही, पढ़ रही है अपना। ठीक है, तो इस ये संज्ञा यानी लड़की और क्रिया कौन है? पढ़ना। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। अगर लड़की ना हो तो पढ़ाई होगी नहीं होगी, किताबें ना हो तभी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। अब एक चीज़ देखो, आगे देखो, सचिन ने पुस्तक पढ़ी, सचिन ने पुस्तक पढ़ी, तो ये सचिन है। क्या है ये? सचिन संज्ञा,
अब पुस्तक पढ़ने के काम कर रहा है तो ये हो गया क्रिया, इनके बीच संबंध है। लेकिन इसी संबंध को दिखाने के लिए यहाँ पे ने शब्द आया है। क्या आया है? और ये ने जो है यही है कारक चिन्ह। बात समझ पाए? आगे देखो, दिनेश ने नौकर को बुलाया, तो दिनेश ने शब्द जो आया कारक चिन्ह, तो दिनेश संज्ञा, बुलाना, ठीक है। बात समझ पाए? तो ये क्रिया हो गया। इन दोनों के बीच कौन कौन रिलेशनशिप है जो कि दिखा किसके द्वारा रहा है? ने के द्वारा। जो कि ने है वो क्या है? कारक चिन्ह। एक वाक्य में एक से अधिक भी कारक चिन्ह हो सकते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ से वह कलम से लिखता है, ठीक है, या वह कलम से लिखता है, या यूँ कह दें वह कलम के द्वारा लिखता है, तब भी तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये से जो है यहाँ पर कारक चिन्ह है। क्या है? कारक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कारक चिन्ह और कारक में मेन डिफरेंस क्या है। नहीं तो लोग जो है कारक को बताते नहीं, सीधा कारक चिन्ह से शुरू कर देते हैं कि कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन कारक वास्तव में क्या है? तो कारक दिखता ही नहीं, तो कहाँ से तुम्हें पता चलेगा कारक क्या है? ठीक है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि कारक किस तरीके से आपको पता करना। अब इन्हीं कारक चिन्हों को, सॉरी इसी कारक को प्रदर्शित करने के लिए कारक चिन्ह आए हैं, ठीक है। जैसे लिख बता रहा है, उपयुक्त वाक्यों में संज्ञा का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्ह जैसे कि ने, को, से, के लिए या में प्रयोग हुआ है, इन्हें ही परसर्ग, क्या कहते हैं? परसर्ग, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, ठीक है, क्या क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं, या कारक की विभक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक की विभक्ति। कितने नाम है इसके? देखो, परसर्ग, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या कारक की विभक्ति, ठीक है। इतने नाम है, 4 याद रखेंगे। जो चिन्ह आ रहे हैं इनके नाम क्या है? परसर्ग, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह और कारक की विभक्ति या कारक की विभक्ति। 4 नाम इसके हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। चारों हमने आपको बता दिए। न कोनो कह दे कि परसर्ग कितने होते हैं, परसर्ग है पता है नहीं परसर्ग कितने हैं? 8। कितने होते हैं? 8 भागों में उसको बांट करके बताया गया, यानी कारक चिन्ह के जो है उन्हीं को ही परसर्ग कहते हैं। टोटल 8 उनके हो जाएंगे, उनके कुछ में संख्या ज़्यादा होती है तो वो टोटल 8 तरीके से उनको बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के कुल कितने भेद हैं? तो देखो, वर्तमान में ध्यान से समझिए कि इसमें भी भेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि कारक जो है वो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6। लेकिन वर्तमान समय में क्या माना जाने लगा है कि कारक 6 नहीं, 2 और विद्वान जोड़ दिए हैं, तो जब 2 और जोड़ दिए तो टोटल 8 हो जाएंगे। तो ज़्यादातर जो अब किताबों में दिया जा रहता है या फिर अन्य विशेषज्ञों के द्वारा बताया जाता है कि कारक जो है टोटल 8 प्रकार के हैं। कितने हैं? 8। बात समझ पाया? शुरुआत में 6 थे, बाद में 2 और जुड़ गए। कौन कौन से हैं वो आपको पहले याद करना है। तो इसमें क्या करना होता है आपको? कारक हम पहले नाम से पढ़ देते हैं। देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। हालांकि ये जो 6 थे यही पहले थे, ये शुरुआत के, बाद में संबंध और संबोधन बाद में जुड़े हैं। तो इस प्रकार अब जो कारक हो गए वो 8 प्रकार के हो गए। कितने हो गए? अब तुम्हें कह दूं इनको याद कैसे करना। तो देखो, हमेशा याद, ध्यान सुनिए कि हमेशा जो कारक है वो कारक को अकेले ना याद करिए, कारक को उसके कारक चिन्ह के साथ याद करना है। कारक को कैसे याद करना है? कारक को उसके कारक चिन्ह के साथ याद करना। अब कारक को कारक चिन्ह के साथ कैसे याद करें? तो देखें, हम जैसे बोलेंगे आपको 2-4 बार ऐसे घर में बैठ करके रटना है, 10 बार रटना है, 20 बार रटना है, जैसे भी आप रटो उसको रट करके ही याद करना है, ठीक है। क्लियर? तो कारक को किसके साथ याद करना है? कारक चिन्ह के साथ। हमने पूरी टेबल बना दी है, इसी टेबल से आपका जो है सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो बोल रहे हैं वही आप सुनिए। तो पहले याद करना है कर्ता। कर्ता कौन है? कारक। कर्ता ने, कर्ता की जो विभक्ति है, कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो ने है। तो आप एक साथ बोलेंगे कर्ता ने। क्या बोलेंगे? कर्ता ने, कर्ता ने। दूसरा हो जाएगा कर्म, कर्म को, ठीक है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, फिर कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है। 3 हो गए पहले, फिर से बोलें, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान से, अपादान से, अपादान से, अधिकरण में पर ऊपर, अधिकरण में पर ऊपर। 6 ऐसे याद करना। फिर से बोलिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर ऊपर। ऊपर हालांकि कम आता है, में पर याद रखना अधिकरण में। फिर से बोले, 6 याद करना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर ऊपर। अब बस 2 बचे, तो वो एक है संबंध, एक है संबोधन। तो संबंध का, की, के, रारी, रे, ठीक है। संबंध में का, की, के, रारी, रे आएगा, और संबोधन में हे,
अरे, हे, अरे, ये शब्द आ जाएंगे। तो बताओ, विभक्तियां कारक की याद कर ली कारक के साथ। ऐसे आपको बोलना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध का की के रारी रे और संबोधन हे अरे, बस खत्म हो गया, सब खत्म हो गया कारक वगैरह, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी हमें समझना होगा, पहले लोग इतना ही पढ़ लेते थे, इतने से काम चल जाता था, लेकिन अब आपको इसके अपवाद भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अपवाद एग्जाम में अब आने लगे हैं, ठीक है। पहले इतना बस तुम्हें जिसमें दिख गया विभक्ति फटाक से तुमने बता दिया, अब विभक्ति से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी विभक्तियां तो याद ही होनी चाहिए आपको। तो देखो, कर्ता ने, ये हमने कारक चिन्ह लिखाए हैं, या विभक्ति कह दो, ठीक है ना। आप कंफ्यूज हो जाओ कि विभक्ति कहाँ है, सब बता दिए, सारे नाम, उसके चारों नाम हमने आपको बता दिए कि आप कंफ्यूज ना हो, ना कोई विभक्ति कह दे तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो, अब जैसे आप देखो, अब इसमें हमने क्या टेबल बनाई है, इस तरफ यहाँ पे कारक के नाम लिखे हैं, इस तरफ उसकी पहचान कैसे होगी, उस तरफ उसके कारक चिन्ह लिखे हुए हैं, और इस तरफ उसके कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। ऐसे यहाँ पे टोटल 8 टेबल में लिखे हुए हैं। फिर डिटेल में हमने अपवाद के स्वरूप मिल करके यहाँ पर हमने पूरा समझाया है, ठीक है। तो सबसे पहला देख लेते हैं, यहाँ पर देखो कारक के भेद में सबसे पहला नंबर पर देखो, पहला दिया है कर्ता, कर्ता कारक, कर्ता कारक। कर्ता कारक को, ये क्या है, क्रिया को करने वाला होता है, नाम है कर्ता। कर्ता मतलब क्रिया को जो करेगा। जैसे मैंने खाना खाया, तो मैं जो है, मैंने, ने आ गया कौन, कारक चिन्ह। और खाना खाया, तो खाना खाने का काम, क्रिया का काम कौन कर रहा, मैं, तो मैं कर्ता हो गया। तो कर्ता जो होता है वो क्रिया को करने वाला होता है, बिल्कुल सही बात है, क्रिया को करने वाला, याद रखना है। इसमें कारक चिन्ह ने भी आता है, क्या आता है, और कभी कभी ऐसा आता है कि कारक चिन्ह ना आए, कारक चिन्ह ना आए, तब भी तुम्हें पूछेगा कि बताइए, ऐसे भी टेस्ट एंड देगा, कारक चिन्ह नहीं देगा, अब पूछेगा बताइए इसमें कर्ता कारक कहाँ है, ठीक। तो बस कर्ता कारक वही होगा जो कार्य कर रहा है, क्रिया का काम। जैसे यहाँ देखो, राम ने खाना खाया, तो राम ने, तुम देखिए, अच्छा ने लगा, यानी यही में जो है कर्ता कारक है, इसमें क्या है, कर्ता, ठीक है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, राम चला गया, अरे मैं तो ने लगो नहीं, मैंने लगो रखा। अब तुमसे पूछे बताइए इसमें कर्ता कारक कहाँ है, तो तुम तो पढ़े हो कारक की विभक्तियां, की विभक्ति जहाँ हो ये वही हिसाब से बता देवे कौन कारक है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें देखो, यहाँ विभक्ति है नहीं, शून्य लिखो, 0, मतलब यहाँ विभक्ति नहीं है, राम ने चला गया, ठीक है। राम चला गया, तो जाने वाला कौन है, राम, क्रिया कौन कर रहा है, राम, तो वही तो कर्ता कारक होता है जो क्रिया करे। तो यहाँ पर आप देखिए कि कर्ता कारक में विभक्ति हो भी सकती है और नहीं भी, अगर नहीं है तो आप ऐसे पहचानेंगे कि जो कार्य करेगा वही कर्ता कारक। आगे देखो, कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, अरे कर्म पर ही तो पड़ता है क्रिया का प्रभाव, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसमें होगा कर्म कारक। तो तुम पढ़े हो, लेकिन कर्ता ने कर्म को, तुम सोचोगे कि जहाँ पे को लगा होगा बस बता देंगे यही कर्म कारक है, लेकिन नहीं है, ऐसा भी होगा, को नहीं दिया होगा, फिर भी तुम्हें पहचानना है। तो बस तुम बचपन में तो पढ़े हो कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्म ढूंढ लो, जहाँ कर्म हो तुरंत जान जाओगे कि इन पर कर्म कारक लगा है। तो देखो इसके उदाहरण दिया है, क्या लिखा हुआ, मैं श्याम को, मैंने होना चाहिए, मैंने श्याम को, ठीक है, पत्र, मैं सही तो लिखा है भाई, मैं श्याम को पत्र लिखूंगा, मैं श्याम को पत्र लिखूंगा। तो मैं श्याम को किसको लिखूंगा, देखो लिखने वाला काम मैं कर रहा हूं, मैं, तो मैं कर्ता कारक हो गया, काम तो ये कर रहा है, किसको लिख के देगा, श्याम को, तो श्याम हो गया कर्म, इसी पर तो प्रभाव पड़ेगा। हमने लिखा पत्र, लिख करके दिया किसको, श्याम को, तो श्याम हो गया कर्म, उसी पर प्रभाव पड़ रहा है ना, तो श्याम हो गया कर्म। इसलिए कर्म के साथ जो है, कर्म कारक के साथ कारक की विभक्ति भी आई को, लेकिन अगले सेंटेंस में देखो विभक्ति नहीं आएगी, वह पत्र पढ़ेगा, वह पत्र पढ़ेगा। अब देखो वह, तो वह तो हो गया कर्ता कारक, पत्र पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा होना चाहिए वह पत्र को पढ़ेगा, लेकिन को गायब है। लेकिन तुम्हें पता है कि भैया प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर, तो पत्र कर्म है, यानी इसी पे कर्म कारक है। ये सरल सा ऐसा पहचान लोगे आप। आगे देखो कर्ण कारक, तो कर्ण कारक में भी क्या हो, जिस साधन से क्रिया हो, कर्ण कारक नाम है का कर्ण कारक, तो जिस साधन से क्रिया हो, तो जिससे क्रिया हो रही है, ठीक है, वही होता है कर्ण कारक, ठीक है, बात समझ पाए। जैसे यहाँ पे देखो अगला लिखा हुआ है, इसके अभी हमने आपको बताया कि से या के द्वारा इसमें आएगा विभक्ति, क्या आएगी, से या के द्वारा। तो जैसे हमने कहा रमेश ने सुरेश को चाकू से मारा, रमेश ने सुरेश को चाकू से मारा, तो मारने वाला कौन है, रमेश, तो रमेश कर्ता कारक,
रमेश ने, कर्ता कारक। मारा किसको? सुरेश को। सुरेश को की विभक्ति भी आ रही, तो सुरेश में कर्म कारक, सुरेश को मारा। और कैसे मारा? चाकू से। तो जिसके द्वारा क्रिया करी जाए वही करण कारक होता है। वही क्या होता है? मैंने चाकू से फल काटे, तो कर्ण कारण किसमें होगा? चाकू से। तीनों कारक हैं उसमें। तो जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, देखो इसमें बता रहा कर्ण कारक से। श्याम कलम से लिखता है, तो लिखने का कार्य कर रहा है कैसे? कलम से। तो से आया है ना, तो श्याम कलम से लिखता है, इसलिए कौन कारक है? कर्ण कारक। तो यही याद रखना बस, जिस साधन से क्रिया करी, यानी जौने चीज से क्रिया कर रहे हो मने कर्ण कारक होगा। जैसे मैं फोन से बातें कर रहा हूं, तो कर्ण कारक कौन हो गया? फोन। बात समझ पाए? फोन से वाला। ठीक है, आगे देखो, के द्वारा भी तो होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, के द्वारा भी आएगा, से के अलावा के द्वारा, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, वहां पे आपको रटाया नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना के द्वारा से उसे पत्र के द्वारा सूचना भेज दो। सूचना भेजो क्या के द्वारा? पत्र के द्वारा। तो के द्वारा जहां भी आएगा वहां पे कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। याद रहेगा कि नहीं? आगे देखिए, संप्रदान, तो आप इसका विभक्ति तो याद ही कर चुके हो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए, और इसके साथ को भी याद रखना है। ठीक है, ठीक है, के लिए तो मैं याद रखना है, लेकिन को भी याद रखना है। तो के लिए में देखो, जैसे संप्रदान में क्या है? जिसके लिए कुछ किया या फिर दिया जाए। संप्रदान का मतलब क्या होता है? जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर उसको कुछ दिया जाए। जैसे लिखा हुआ, मैंने पिताजी के लिए, मैं पिताजी के लिए कमीज लाया हूँ। तो संप्रदान का मतलब है संप्रदान, प्रदान, दान, दान देना। तो जिसके लिए कुछ कर रहे हो अगर, तो उसी के पास संप्रदान कारक होगा। से मैं पिताजी के लिए, पिताजी के लिए, तो पिताजी के लिए इन पर संप्रदान कारक है। ठीक है, आगे देखो, गरीबों को वस्त्र दो, तो यन पर देने का काम को आया है, लेकिन को इसमें भी तो आता है। किसमें? कर्म कारक में। लेकिन इन पर कह रहे हो गरीबों को वस्त्र दो, तो देने का काम हो रहा है, दान देने का काम हो रहा है, इसलिए संप्रदान होगा। ठीक है, तो इसमें भी पूछ लेगा, इसमें तुम और गरीबों को वस्त्र दो, तो तुम्हें लगेगा हाँ कर्म कारक है, लेकिन नहीं, संप्रदान कारक है। देने का काम हो रहा है कि नहीं? कौन सा है? संप्रदान। तो जिस देखो चार बताया अभी हमने, जिसके द्वारा क्रिया किया जाए, की जाए, जिसके द्वारा क्रिया की जाए, कर्ता कारक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, कर्म कारक। जिस चीज के द्वारा, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए, कर्ण कारक। क्या हो जाएगा? जिसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, मतलब दान दिया जाए, ऐसे समझो, दिया जाए, वो संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? विभक्ति तो रटे, और विभक्ति अगर आगे तो फट दे पहचान लियो, लेकिन ये भी, ये समझ बहुत विकसित करना जरूरी है, तभी इन उदाहरणों को आप सही कर पाओगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है चारों आपको कारक क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी और हम इनके उपवाद भी बताएंगे, अपवाद भी देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए थोड़ा सा कारक कठिन हो जाता है। अपादान, अपादान कारक में देखो से आता है। अपादान कारक में भी क्या आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से होता है कि नहीं? और इसमें देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से में भी तो से आया था, इसमें भी से आया है। तो आप कह दो इसमें कैसे पहचानेंगे? अपादान में पहचानेंगे। ठीक है, या फिर हम कर्ण को कहेंगे से वाला, किसको पहचानेंगे? तो देखो यहाँ पे जो से आया है, यहाँ अपादान वाला जो से होता है, अपादान वाला जो से होता है, ये अलगाव को दिखाता है। अलगाव का मतलब, अलगाव का मतलब टूट करके अलग हो जाना, पृथक हो जाना, बिछड़ जाना, दूर चले जाना। अलगाव का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो से का मतलब है, अगर से का मतलब ये निकल के आ रहा कि कोई चीज दूर जा रही है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, तो से यहाँ भी आया है, तो तुम यूं ना कह दो कि से, अच्छा से हम तो पढ़े रहा कर्ण कारक में, तो यहाँ पर देखो से का अर्थ अलग हो रहा है। क्या देखो, अलग होना है। श्याम कलम से लिखता है, तो श्याम कलम से लिख रहा है, तो कलम ऐसे तो है ना कि पहले जुड़ी रहा है, टूट के अलग गिर गई, तो यहाँ अलगाव की स्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन अगर से में अलगाव की स्थिति दिख जाए, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से टूट करके अलग गिरा, तब से आया है ना, तो यहाँ पे कौन कारक होगा? अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा दिखा दिया कि नहीं? आगे देखो, इसके अलावा तो ये आप याद रखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरा। जैसे और भी अपना याद कर सकते हैं अपने नाम से, जहाँ कहीं भी अलगाव की स्थिति से, छत से पंखा गिरा, छत से पंखा गिरा, तो अलगाव की स्थिति है कि नहीं? ठीक है, तो जहाँ भी अलगाव की स्थिति दिखाई जाए, तो वहाँ से का मतलब होता है कौन सा कारक होगा?
अपादान कारक। देखो फिर अगल अधिकरण कारक है। अधिकरण में देखिए क्या होता है, ध्यान सुनिए इसको भी। अधिकरण में जो क्रिया का आधार, अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, इसका मेन मतलब है। अधिकरण में मैं पर ऊपर तो याद है करे हो, तो मैं वाला उदाहरण देखो, इस थैले में कपड़े हैं, इस थैले में कपड़े हैं, तो मैं आया कि नहीं, इस थैले में कपड़े हैं, तो क्रिया का आधार है ये कि थैले के अंदर जो है क्रिया है, होना, थैले के अंदर क्या है, कपड़े। तो यहाँ पर मैं आया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक है, अधिकरण। मेज पर किताब है, तो पर आया है, ठीक है, या मेज के ऊपर किताब है, तो वो कौन सा किताब होता है, अधिकरण कारक। तो जहाँ पर मैं पर ऊपर आ जाए वह कौन सा कारक होगा, अधिकरण। याद रहेगा कि नहीं, इसको बार बार आपको देखना है, थोड़ा सा कठिन होता है ये बात, समझ पाए, इसीलिए कठिन होता है, तो पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। संबंध कारक तो देखते पहचान लोगे, ठीक है, संबंध कारक तो देखते ही पहचान लोगे। जैसे संबंध में का की के रा री रे, जैसे श्याम की पुत्री, श्याम की पुत्री, तो की संबंध बता रहा है ना, का की बता रहा है, रमेश का लड़का, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे अपना बन जाएगा। उसके लड़के बहुत दुष्ट है, ठीक है, ऐसे री रे में तुम्हारा रा आ रहा है, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त, तो री रे संबंध बताएगा। तो काकी के वाला आ जाए या री रे वाला आ जाए, संबंध को बताएगा। नहीं, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को बताता है ये, ठीक है। कौन सा संबंध का संबंध, संबोधन बोला वाला भी बिल्कुल सरल है। इसमें क्या है, जिसे पुकारा जाए, अगर पुकारा जाए हे राम, तो हे अरे दो शब्द आते हैं, हे राम, हे भगवान, अरे अरे तुम्हारे, ठीक है, तो इसमें संबोधन कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सरल है, बस इन्हीं छइयों में आपको देखना है, छइयों में खासकर यहाँ से कर्म से लेकर के और अपादान अधिकरण तक आपको देखना है। तो ये इतने याद रहेंगे कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण, अपवाद भी पूछे जाते हैं, तो अपवादों को हमें बहुत ध्यान से देखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो हमने यहाँ पे बहुत कायदे से लिखा हुआ है, आप इसको देखें। तो कर्ता कारक में हमने बताया इसकी जो विभक्ति होती है वो ने होती है, क्या होती है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाला होना चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब ये हुआ कि ने लगा भी हो सकता है और ने नहीं भी लगा हो सकता है। अगर काम करने वाला व्यक्ति है तो वो कर्ता कारक में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, पहला सेंटेंस है, तो यहाँ ने भी लगा है, दिख रहा है, सीधा सीधा जान जाओगे कि राम के साथ में ने लगा हुआ, यानी इसी में कर्ता कारक है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, सीता गीत गाती है, तो यहाँ तो ने लगा ना, सीता ने गीत गाती है, ऐसा बनेगा नहीं, को उचित नहीं लग रहा है, गलत लगेगा टेंस। लेकिन सीता गीत गाती है, सही है। तो यहाँ काम, गीत गाने का काम कौन कर रही है, सीता, क्रिया कौन कर रही है, सीता। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सीता जो है क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी। मोहन को, अब यहाँ पर देखो, तुम तो कह दो हमको पढ़े रहा, मोहन को पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सॉरी पढ़ना लिखा, मोहन को पढ़ना चाहिए। अब देखो, मोहन को पढ़ना चाहिए, तो यहाँ तुम्हें को दिख गया, अब तुम्हें लगेगा को तो कर्ता नहीं, कर्म को, कर्म है यू, लेकिन नहीं बच्चा, कर्म नहीं है। मोहन को पढ़ना चाहिए, यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो जो काम करे वो तो कर्ता होता है, कौन होता है। तो यहाँ को जरूर है, लेकिन यहाँ कारक कौन है, मोहन कर्ता कारक है, कर्म कारक नहीं है ना। तुम कहते विभक्ति को देखी, फट दे विभक्ति देखी बता देना कर्म कारक, गलत। तो यहाँ पर तुम्हें ये देखना भी है कि बच्चा है, देखो का जो है, ये जो सेंटेंस है उसमें मोहन है कौन, करता है कि कर्म है। आगे देखो अगला, उनके द्वारा पढ़ना चाहिए, यही लिखा है, हाँ, उनके द्वारा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ना चाहिए उनके द्वारा, तो काम करने वाला कौन है, उनके द्वारा। तो ये तुम्हें यहाँ पे भी कौन कारक है, करता। आगे देखो, राम द्वारा रावण मारा गया, तो द्वारा भी शब्द आया देखो, लेकिन उससे भी मतलब ये ना रखो, तुम यूँ देखो कि मारने का काम कौन कर रहा है, राम, तो कर्ता कौन हो गया, राम। तो राम अगर करता हो गया तो इनके पास कौन कारक, करता। और राम द्वारा, अब यहाँ पर देखो म कारक खोजिए, राम द्वारा रावण मारा गया, तो राम द्वारा रावण को मारा गया, इसे भी तो हो सकता है। तो राम ने मारा रावण को, तो राम के पास हो गया कर्ता कारक, रावण को मारा तो कर्म कारक। अगर यही करें, राम ने रावण को धनुष से मारा, किससे मारा, धनुष से मारा, तो राम के पास कौन कारक, कर्ता, रावण के पास कर्म, धनुष से कौन सा कर्ण, कर्ण, तीनों कारक आ गए एक साथ। आई बात समझ में कि नहीं। तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा तो अंडरलाइन कर देगा, बताइए यहाँ पे ऐसे पूछेगा कि उपयुक्त सेंटेंस में जो अंडरलाइन है उसमें कौन सा कारक है, ऐसे सेंटेंस पूछ लेता है तुमसे, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखना। आगे देखो, उनसे पढ़ा जाता है, तो पढ़ा जाता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वो उनसे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये कर्ता
कारक का हमने पूरी अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। अब बस इतने भरोसे में ना रहना कि जिसके साथ में ने लगा होगा वही कर्ता कारक हो। बस इतना याद रखना कि जो कार्य कर रहा है बस वही कर्ता कारक। ठीक है, इतनी ये पॉइंट याद रखना, जो हमने यहाँ लिखाया है ये मेन है, ना कि ये मेन है। ठीक है, कारक चिन्ह आ भी सकते हैं और छिप भी सकते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह दूसरा भी आ सकता है भ्रमित करने के लिए। ठीक, अगला देखो कर्म कारक। तो कर्म कारक मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसमें कर्म कारक होता है, और उसकी विभक्ति जो होती है कर्ता ने कर्म को होती है। क्या होती है? कर्म को। कर्म को देखो, कर्म में लिखा हुआ कोई विभक्ति लिख दी, फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी लिखा हुआ आ सकता है ये। तो देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ है अध्यापक ने छात्रा को पढ़ाया। तो अब यहाँ पर कुछ कहीं है, मैं आपको इस दिन बताओ मैं कौन सा कारक, कौन कारक, हम जब ऐसे बता नहीं सकते तो कौन कारक, मतलब तमाम कारक हो सकते हैं सेंटेंस में, 2 से अधिक हो सकते हैं। तो अध्यापक ने, तो अध्यापक ने यन तो है कर्ता कारक, और यन छात्रों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? तो यन पर जो कारक है कौन कारक है? कर्म कारक। अध्यापक पढ़ाने का काम कर रहा है किसको? छात्रों। यानी हम पढ़ा रहे हैं तो क्रिया हम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं तो हम कर्ता कारक। अब तुम लोग हमसे पढ़ रहे हो, तुम छात्र हो, तो हमारी पढ़ाई का प्रभाव तुम पर पड़ रहा हो, हमारी क्रिया का प्रभाव, तो तुम हो गए कर्म। तुम कौन हो गए? कर्म। तो अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, नहीं कर्म कारक। आई समझ में बात की नहीं? फिर देखो श्याम ने पानी पिया। तो श्याम है इन पर, श्याम ने यानी कर्ता कारक, ने पानी पिया। अब देखो पानी पिया, पीने का काम क्या है? पानी को पी रहे हैं, लेकिन इनको आया है क्या? श्याम ने पानी को पिया, ऐसा जो को है वो छिपा हुआ है। तो हम लोग इसको पी रहे हैं ना, श्याम ने पानी को पिया, तो हन पर जो कारक है कौन सा है? कर्म कारक। ठीक है, आगे देखो माँ ने बेटे को खाना खिलाया। माँ ने बेटे को, तो माँ ने कर्ता कारक इसमें हो जाएगा, लेकिन बेटे को कर्म कारक। खाना खिलाया, अगर यही पूछ दे कि बताओ यन खाना के बाद कौन सा कारक है, तो वो कर्म कारक। माँ ने बेटे को खाने को खिलाया, खाने को खिलाया के लिए खाओ, को यहाँ छिपा हुआ है। ठीक है, तो यह कर्म कारक हो गया। इसके अलावा अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, इस नियम के अलावा, को के अलावा अपवाद भी हैं। अपवाद आपको बिल्कुल रट के रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वो अपवाद से पूछेगा। वो जानता है कि बच्चा कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से ये सब रटे हैं, तो अपवाद से क्वेश्चन पूछता है, और अपवाद आपको रट के रखना है। ठीक है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। अपवाद में कर्म कारक में अपवाद क्या है, इसमें क्या देखिए, ठीक है, इसमें याद रखना है अपवाद में क्या रखना, परिव मतलब चारों तरफ, दोनों ओर, चारों ओर, तीनों ओर, ये सब याद रखना। दिशाएं का मतलब दोनों ओर, चारों ओर, तीनों ओर, ठीक है, चारों तरफ, तीनों तरफ। तो मतलब कर्म कारक उसमें भी होता है जिसमें दिशाएं बताई जाएं, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, ऐसा कहूँ अगर दिखाई दे तो वन समझ जाना कर्म कारक है। जैसे देखो घर में चारों तरफ बगीचा है, कह रहा चारों तरफ, तो पूछेगा बताइए चारों तरफ बगीचा है, इसमें कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। कौन सा कारक हुआ? तो ये नोट करके स्पेशली लिखना है आपको कि परि मतलब दोनों ओर, चारों ओर, तीनों ओर, चारों तरफ, तीनों तरफ, दोनों तरफ, ऐसे शब्द अगर किसी सेंटेंस में लगे मिल रहे हैं तो वन पर कर्म कारक होगा। कौन होगा? आ रही बात समझ में कि नहीं? तो जैसे आगे देखो गांव के तीनों तरफ नदी बह रही है, तो गांव के तीनों तरफ नदी बह रही है भैया, कौन कारक है? कर्म कारक। फिर लिखा हुआ है मुनि वन में जाते हैं, ठीक है, तो वन कौन दिशा में हुई है? दिशा का दिखा रहा है, तो इसमें भी मुनि वन में जाते हैं, इन पर कौन कारक है? कर्म कारक। वह बाजार जाता है, तो इन पर तो ठीक है दिख रहा है, वह बाजार को जाता है, वह बाजार को जाता है, दिशा यहाँ भी दिख रही है, बाजार कौन फिक्स दिशा हुई है कि नहीं? तो बस इतना याद रखिए कि अपवाद में याद रखना कि अगर दिशाओं का ज्ञान थोड़ा बहुत हो रहा है सेंटेंस में, या फिर दोनों ओर, चारों ओर, तीनों तरफ, चारों तरफ, ये सब सेंटेंस दिख रहे हैं अगर सेंटेंस में वाक्य शब्द, तो समझ जाना उसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक। तो ये अपवाद बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसी में बच्चा गलत करके आता है। ठीक है, क्लियर? आगे देखो कर्ण कारक। तो कर्ण कारक क्या है हमने आपको आगे बता ही दिया है, कर्ता ने कर्म को कर्म से या के द्वारा भी आएगा या द्वारा भी आएगा। तो कर्ण क्या होता है? जिसके द्वारा क्रिया की जाए वही कर्ण होता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाए। जैसे देखो तुम कलम से लिखते हो, तो लिखने का काम हो रहा है किससे? तो यह कौन कारक? कर्ण कारक। आगे देखो तुम बस से घर गए थे, अच्छा देखो तुम बस से घर गए थे, तीनों कारक हैं माँ, तुम, तो तुम हो गया कर्ता कारक, बस से कर्ण कारक,
घर को गए थे, को कौन कारक? कर्म कारक। गर्म को या को लिखा नहीं है लेकिन है इसमें कर्म कारक। आगे देखो, राम ने रावण को तीर से मार, तीनों कारक। राम ने रावण को कर्म कारक, राम ने कर्ता कारक, तीर से कर्ण कारक। तीर से में कौन सा कारक है? कर्ण कारक। तो इनको मिटा दे रहे हैं, तुम बस इतना याद रखें कि इसमें कर्ण कारक है जिसमें अंडरलाइन हम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये कर्ण कारक की इतनी बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन कर्ण कारक के भी अपवाद है। कर्ण कारक के भी क्या है? अपवाद। घुमा दिया क्या? तो कर्ण कारक के जो अपवाद है वो देखो क्या क्या है, उनको समझिए। इसके भी अपवाद आपको ध्यान से समझने हैं। ठीक है, तो अपवाद क्या क्या है देखें, लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज देखो, अपवाद किसे याद रखेंगे? कर्ण कारक के। पहले कर्ता कारक में कोई अपवाद विशेष था नहीं। क्यों नहीं विशेष था उसमें? क्योंकि उसमें हमने आपको बता दिया है कि उसमें कर्ता ने तो आएगा ही, काम करने वाला होगा, बस इतना याद रखेंगे। कर्म में अपवाद है। कर्म में क्या अपवाद है कि दिशा का दिया होगा, चारों तरफ, दोनों तरफ, तीनों तरफ ये दिया होगा तो कर्म कारक लगा देंगे। लेकिन कर्ण कारक में अपवाद क्या है? कर्ण कारक में, क्योंकि कर्ण का मतलब होता है कि क्रिया जो करी जा रही कोनो चीज़ से करी जा रही। तो जैसे मैंने चाकू से श्याम को मारा, ठीक है, तो चाकू से में कर्ण कारक है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब चाकू से मरीबे, तलवार से मरीबे, तीर से मरीबे, तो आदमी के अंग भंग ना हो जाइए। तलवार से करीबे तो अंग कट जाएगी, भंग हो जाएगा। अंग भंग का मतलब अंग कट जाएगा। तो अगर कहूँ सेंटेंस में ध्यान सुनिए, अंग भंग की घटना दिखाई दे, किसकी घटना दिखाई दे? अंग भंग की घटना दिखाई दे, तो मन पर जो कारक है कौन सा है? कर्ण कारक। दूसरा अपवाद क्या है? के साथ भी अगर लगाओ, क्या लगाओ? के साथ। इसे हमने कह दिया, हाँ, द्वारा के साथ। मैंने चाकू के साथ तुम्हें मारा, तो चाकू के साथ, के द्वारा नहीं बोलन, बोलने का ढंग बदल गया। हम के साथ भी तो कह सकते हैं, मैंने चाकू के साथ तुम्हें मारा। तो अगर के साथ लगा हुआ दिख जाए तो वन भी कौन कारक है? कर्ण कारक। समय अगर कोई पूछ रहा है, ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इन तीनों से क्वेश्चन बनेंगे। समय अगर पूछ रहा है, समय, तब भी कर्ण कारक। तो कर्ण कारक में तीन अपवाद याद रखना। अंग भंग हो सकता है, अंग भंग वाली बात हो, के साथ वाली बात हो, समय पूछने वाली या बताने वाली बात हो, तो वहां पर कर्ण कारक हो। कर्ण कारक के कितने अपवाद? तीन। अंग भंग, के साथ और समय पूछना। के साथ, अंग भंग, समय पूछना। तो देखो इसके उदाहरण, जैसे देखो, एक आंख से काना है, वह एक आंख से काना, एक आंख से काना है। अच्छा, एक आंख गायब है, एक आंख है ही नहीं। काना मतलब एक अंग भंग है कि नहीं? तो एक अंग की अगर भंग होने की बात हो रही तो मतलब एक आंख से काना है, तो मतलब वन पर कौन कारक होगा? वह लंगड़ा है, लंगड़ा है तो एक अंग भंग है कि नहीं? तो अगर अंग भंग है तो वन कर्ण कारक। आगे देखो, रमेश पिता के साथ, रमेश पिताजी के साथ, तो के साथ देखो आया कि नहीं? पिताजी के साथ, तो के साथ अगर आ गया तब भी कौन सा कारक? कर्ण दुर्योधन के साथ था, के साथ आया, कौन सा कारक? हमने पूछा घड़ी में कितने बजे हैं, तो समय पूछना, समय की बात अगर है पूछने की, बताने की, तो भी कर्ण कारक। आज रात 9 बजे जाना है, तो रात 9 बजे जाना है, समय की बात हो रही, पूछने की, बताने की, कुछ भी समय की बात हो रही हो, तो कर्ण कारक। याद रहेगा कि नहीं? तो कर्ण कारक आपको याद रह जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसके भी अपवाद याद रखने। अभी 2 अपवाद हमने केवल बताए, अपवाद से ही क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं को आपको नोट करके बार बार पढ़ना है। ठीक है, बाकी कर्ता ने कर्म को कर्ण से तो सबको याद कर लेगा। आगे देखेंगे अब संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक हमने आपको बताया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए के साथ को भी आ जाता है, तो वो अपना साथ में याद कर लेंगे। ठीक है, तो संप्रदान का मतलब जिसके लिए कुछ किया जाए। मैंने बताया संप्रदान, दान कर लें, किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए, तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। जैसे राम सब्जी, का लिखा हुआ संप्रदान कारक, राम सब्जी खरीदने गया, तो राम सब्जी खरीदने गया। आगे देखो यहाँ पर राम सब्जी खरीदने गया, राम सब्जी खरीदने के लिए यहाँ छिपा हुआ है। राम सब्जी खरीदने के लिए गया, वो छिपा हुआ है। राम सब्जी खरीदने के लिए गया, तो यहाँ पे छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे देखो, वह मुझसे मिलने के लिए आई, ये होगा पूरा, लेकिन वो यहाँ पे छिपा है के लिए।
वह मुझसे मिलने आई, ऐसे बोल देते हैं, के लिए दब जाता है वो वैसे लगेगा, लेकिन वो छिपा हुआ है। वह मुझसे मिलने के लिए आई, ऐसा था पूरा सेंटेंस, तो के लिए छिपा हुआ है। ठीक है। रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो के लिए यहाँ भी छिपा हुआ है। मैंने भाई को खिलौना दिया, ठीक है, मैंने भाई को खिलौना दिया। अब देखो कि तो यहाँ पर को दिया, तुम्हें लगेगा को यहाँ पे कर्म हो सकता है, कर्म कारक। क्या हो सकता है? कर्म कारक नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कर्ता ने कर्म को, है भी, लग भी रहा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बस फेल कहाँ पे हो जाएगा? संप्रदान कारक में। देने का काम कर रहा है तो को जरूर आया, लेकिन देने का भी काम हो रहा है तो संप्रदान। अब यही सेंटेंस अगर आएगा तो सब लोग किस क्या मार के आ जाएंगे? कर्म कारक। लेकिन नहीं, देने का काम हो रहा है अगर, तो संप्रदान कारक। भाई को खिलौना दिया तब लेगा थोड़ा कि हम खिलवे, वो बिला भाई खेलेगा उसका। तो संप्रदान कारक में अगर को आया भी है, क्योंकि कर्म कारक में भी आता है को, अगर को आया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई चीज देने की बात हो रही है हमेशा, तो संप्रदान कारक। जैसे यहाँ पर और क्या रखना है इसमें अपवाद के रूप में, क्या रखना है? जैसे हमने आपको बताया संप्रदान कारक में अगर सदा के लिए कोई चीज दे दी जाए, तो नाम है यही कि हमारे बनो संप्रदान। सदा के लिए कोनो चीज दे दी जाए, दे दी जा रही हो कोई वस्तु और फिर ली ना जाए वापस, तो वहां संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? अगर इसमें नमस्कार अगर कोई कर रहा है किसी को, तो वहां भी संप्रदान कारक होगा, क्योंकि नमस्कार जब आप करते हैं तो किसी ना किसी को इज्जत दे रहे होते हैं ना, आदर सम्मान कर रहे होते हैं, आदर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरीके से देने का ही तो कार्य है। तो संप्रदान में क्या है? देने का काम होता है। तो नमस्कार कर रहे हैं आप अगर, या फिर सदा के लिए कोई चीज दे रहे हैं, तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? जैसे देखो, पिताजी को सादर प्रणाम है, पिताजी को सादर प्रणाम है, यानी इज्जत कर रहे हैं, आदर सम्मान कर रहे हैं। ये एक तरीके से उनको दे ही तो रहे हैं, आदर सम्मान इतना दे रहे हैं। तो जहाँ देने का काम हो जाए वहाँ पे कौन सा कारक? अगर को ताऊ जी को मेरा नमस्कार, ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा कारक? संप्रदान। राजा ने ब्राह्मण को दान, राजा ब्राह्मण को दान देता। अब तुम्हें लगेगा ब्राह्मण को दान देता है, को कर्म कारक, लेकिन नहीं, दान देता है तो जब दे रहा है को जरूर आया है, लेकिन अगर देने वाला काम लग रहा तो संप्रदान। दे रहा, अब दे, अगर अच्छा ब्राह्मण को दान देगा तो फिर कहेगा 4 दिन बाद ले तुम्हें दिन मान लाओ, चलो दान दिन, ऐसा करेगा क्या? नहीं। तो जो ना सदा के लिए वस्तु दे दी जाए अगर, तो संप्रदान। जैसे मैंने भिखारी को भीख दी, तो भिखारी को भीख देने के बाद अगर कब 2-4 दिन 10 दिन बाद दिखाई दे रही भिखारी, तो ये लाओ हमारा भीख बहुत दिन हुई गए, वापस थोड़ा मांगेगा। लेकिन अगर ऐसा है कोई चीज़ तुम किसी को दो और देने के बाद फिर वापस लेने का काम बन जाए। जैसे मैंने 1000 रुपये अपने दोस्त को उधार दिए, अपने दोस्त को उधार दिए। तुमको इस सेंटेंस में अगर देखा जाए, अपने दोस्त को उधार दिए और उधार भी लगा दिया, तो अगर दिए हैं तो यहाँ को आ रहा है, तुमको अच्छा को देने के बाद हो रहा है संप्रदान कारक। गलत। दोस्त को उधार दिए हैं तो दोस्त को कर्म कारक, दिए हैं उधार दिए हैं फिर ले लोगे ना, तो इसलिए कर्म कारक। बात समझ पाए? दोस्त को में कौन हो जाएगा? कर्म कारक। तब नहीं लगाओगे वहां पे कौन? संप्रदान कारक। हाँ, संप्रदान कारक तभी लगेगा अगर को भी आ रहा है और चीज जो दे जा रही है वो हमेशा के लिए दी जा रही है, वापस ना ली जाए, तो वहां संप्रदान कारक। नाम है दान, तो दान कहीं वापस लिया था क्या? तो बस याद रखना संप्रदान में दान निकल रहा है कि नहीं। तो ये इसके 2 अपवाद हैं। तो अभी तक अपवाद हमने किसके किसके पढ़े हैं? कर्ता के तो पढ़े नहीं है, कर्म के 2 अपवाद। कर्म के कौन कौन अपवाद हैं? कर्म के, कर्ता ने कर्म को, कर्म के कितने अपवाद पढ़े हमने? 3 अपवाद पढ़े। कौन कौन? देखो, परिव मैं बताया था, परिव। अरे परिव मतलब चारों तरफ दिशा का ज्ञान हो, चारों ओर, दोनों ओर, तीनों तरफ, जितने तरफ अपने कर पाओ, तो दिशा का ज्ञान तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, बस समझ पाया कि ये अपवाद पढ़ा। इसके बाद हमने कर्ता ने कर्म को, कर्ण के अपवाद कितने पढ़े हैं? 3। एक तो अंग भंग वाला, के साथ वाला, और समय पूछना। अब समय बताना या समय की बात हो जाए तो वहां पर कर्म कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक में हमने क्या बताया? संप्रदान कारक में अगर कोई प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, ये बातें अगर आ रही हैं तो वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। या फिर अगर कोई चीज़ हमेशा के लिए दे रहा है, तुम्हें देखने में लगेगा कि वो कर्म कारक है, लेकिन नहीं, अगर दे रहा है हमेशा के लिए तो वहाँ पे संप्रदान कारक। लेकिन अगर हमेशा के लिए नहीं दे रहा है, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि कभी वापस हो जाएगा, ठीक है, तो तुम समझ जाना वहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। आगे देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? से, यहाँ पे जो से आया है वो अलग होने का अर्थ बताता है। क्या बताता है?
कर्ण में भी से आता था, लेकिन इसमें भी से आया है। किसमें? अपादान कारक में। तो अपादान में जो से आया है, अपादान, आ से अपादान, आ से अलग, आ से अपादान, आ से अलग। तो अपादान का जो से आया वो अलग होने की स्थिति को दिखाता है। देखिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर जो कारक हुई है कौन सा हुई है? अपादान। पेड़ से पत्ते गिरे पुनः चिपक जाएंगे क्या? दूर हो रहा है ना। आगे देखो, मेरा घर शहर से दूर है, शहर से दूर है मतलब शहर यूँ है तो अलग है, बहुत दूर, अलग हो गया बहुत। ठीक है, आगे देखो, खरगोश बाघ से डरता है, तो अगर खरगोश बाघ से डरता है तो दूर ये तो रहेगा हमेशा ना, नहीं पास रहेगा क्या? पास थोड़ा रहेगा, दूर रहेगा वो हमेशा। जो खरगोश को बाघ जो है वो चबा जाएगा। आगे देखो, वह गांव से पढ़ने आया है, तो वह गांव से पढ़ने आया, तो गांव से निकला अलग हुआ। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है हिमालय से निकल करके अलग हुई क्योंकि बह रही, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक। बिल्ली छत से कूदी, तो छत से कूदी, कूद के अलग हो गई, छत से दूर हो गई। अगर अलग ना समझ में आए तो दूर तो याद रखोगे, तो दूर हो गई, तो यहाँ पे भी अपादान कारक। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, इसके भी अपवाद याद करना है। यहाँ पे क्या होता है? तुलना होती है। क्या होती है? तुलना होती है। एक चीज़ से अगर दूसरे चीज़ से तुलना की जाए तब भी वहाँ अपादान कारक होता है। क्या होता है? तो एक चीज़ से अगर दूसरी चीज़ से तुलना की जाए तब भी अपादान कारक। जैसे सीता मोहन से लंबी है, तो तुलना हो रही सीता मोहन से लंबी है, अपादान कारक। वह रीता से अधिक सुंदर है, अपादान कारक। तुलना हो रही, वह रीता से अधिक सुंदर है, अपादान कारक। मेरा टीवी तुम्हारी टीवी से अच्छा है, तुलना कर रहे हैं, अपादान कारक। ठीक है, तो इसके भी अपवाद याद रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कितने पढ़ लिए? अपादान कारक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण, संबंध और संबोधन। इनको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो पहले अपवाद याद कर लो। देखो, सबसे पहले कर्ता कारक में कोई अपवाद नहीं याद रखना है, और बस उसमें याद रखना है कि कारक बदल सकता है, लेकिन बस उसमें आप देखना कि काम कौन कर रहा है। दूसरा, फिर हमने कर्म कारक पढ़ा। कर्म कारक में अपवाद में क्या याद रखना है? बस दिशाएं होंगी, दिशाओं का ज्ञान होगा। चारों तरफ, दोनों ओर, तीनों और पांचों तरफ, जितनी भी तरफ अगर ये शब्द आ जाते हैं तो तुम समझ जाओगे वहाँ पे कर्म कारक हो गया। कर्म कारक के बाद कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण में कितने हमने अपवाद देखे? 3। पहला, अंग भंग वाली स्थिति अगर हो रही है तो कर्ण कारक, और दूसरा के साथ अगर आ रहा है तब भी, संबंध पूछना है, बताने वाली बात हो रही तब भी कौन सा कारक? कर्ण कारक। ठीक है, अब कर्ण कारक के बाद फिर से कौन सा कारण आएगा? संप्रदान कारक। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए और का भी आता है, या को भी आएगा, कोस। ठीक है, तो संप्रदान ये है, तो संप्रदान के लिए, तो संप्रदान का मतलब दान करना। उसे सेंटेंस तो पहचान लोगे, अगर के लिए आएगा शब्द, को आएगा तो पहचान लोगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 चीज़ें अपवाद में याद रखनी है कि नमस्कार वाला अगर स्थिति दिखा रही हो तो वहाँ संप्रदान कारक हो जा, या कोई चीज़ हमेशा के लिए दी जा रही हो तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। लास्ट में बचा अपादान कारक। अपादान कारक में हमने आपको बताया था अलग होना, से मतलब अलग होना, अलग होने की स्थिति दिखा रही होगी। अगर इसके अलावा कोनो सेंटेंस में अलग अलग होने के अलावा अगर तुलना करवा रहा है तो तुलना करवा रहा तब भी वो इसी का होगा, इसलिए अपवाद में आपको याद रखना। तो इसके अपवाद विशेष तौर पर आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें तो समझ में आई हैं। अब हम 2 कारक और बचे हैं, उनको भी हम नोट करके लिख लेते हैं। चलो बच्चा, अब 3 और बचे हुए हैं कारक में। कौन कौन सा बचा हुआ है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक और संबंध कारक। ठीक है, तो अपवाद वाला पहले हम पढ़ लेते हैं, ये संबंध बोधक वाला। संबंध बोधक लिख दिया, संबंध कारक केवल लिख दो। ठीक है, संबंध बोधक कारक भी लिख सकते हो। ठीक है, अपना कर लेना है। तो इसमें देखो बेटा, इसमें क्या संबंध बोधक वाले में क्या लिखा हुआ? काकी के, रारी री, ये आदि शब्द आते हैं, ये तो सब पता है। तो मैं देख ली, उसके उदाहरण लिखा हुआ है। उस वृद्ध व्यक्ति की 3 पुत्रियां हैं, की आया, कोई दिक्कत नहीं। मेरा भाई मुझे ऐसा नहीं करने देगा, तो मेरा आया, रा आया कि नहीं? मेरा भाई मुझे ऐसा नहीं करने देगा, संबंध कारक। मेरी पुत्री में री आया है, तो काकी के, रारी रे शब्द आएंगे जहाँ पे, उन पर संबंध बोधक कारक हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में क्या रखना है? इसमें जब कभी वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, वस्तु सदा के लिए ना दिया तब भी वहाँ पर संबंध बोधक कारक होता है या संबंध कारक होता है। जैसे तुमने धोबी को कपड़े दिए, तो तुमने धोबी को जब कपड़े दिए हैं तो धोबी को कपड़ा दिए हमेशा के लिए दे दिए क्या? धो के फिर दे देगा। मैंने तुम्हें अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए दी, तो संबंध बोधक कारक होगा। क्या होगा? संबंध। तो जब कभी हमेशा के लिए दे दिया जाए कोई चीज तो वह संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। और जब कभी कोई वस्तु दी जाए लेकिन ऐसा लगे कि वापस मिल जाएगा
तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध बोधक कारक या संबंध कारक। याद रहेगा कि नहीं? तो इसका अपवाद ये है, ये भी आप याद रखेंगे। अब दो बच्चे हैं अधिकरण वाला, तो अधिकरण में आता है में पर ऊपर। क्या आता है? में पर। इसमें कोई अपवाद नहीं है, तो इसे लिखा हुआ है रमेश घर में घुस गया, तो में आया है कि नहीं? रमेश घर में घुस गया, तो यानी कौन सा कारक हो जाएगा? सॉरी, रमेश कमरे में घुस गया या घर में घुस गया, कुछ भी कर लो, तो में यहाँ पे आया तो कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। किताब मेज पर रख दो, तो मेज पर आ गया, देखो में पर, तो में पर या फिर ऊपर भी आ सकता है। देखो तुम्हारा पेन अलमारी के ऊपर रखा है, के ऊपर रखा है, के ऊपर, तो में पर ऊपर में कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। तो ये 3 वाक्य हमने दिए, आप इसमें भी समझ गए होंगे। संबोधन में हे, हो, हरे, अरे ये सब हो जाएंगे कि नहीं? बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो हे राम संबोधन कर रहा है, तो ये लड़का नहीं मानता नहीं है। अरे हैं, रमेश रीता को भगा ले गया, अरे, ठीक है, तो यहाँ पे संबोधन। ओह मेरे साथ क्या हो गया, तो यहाँ भी कौन सा हो गया? संबोधन कारक। तो बस आपको जो मेन याद रखने हैं वो हमने आपको समझा दिए। इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। इसमें संबंध बोधक में अपवाद है, और यहाँ पे कर्ता वाले में अपवाद है, कर्म वाले में अपवाद है, कर्ता वाले में नहीं है, कर्म वाले में, संप्रदान में, अपादन में, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 में अपवाद है। कितने में अपवाद है? 5। और ये सारे अपवाद आपको इनको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छी तरीके से जो कारक हैं वो समझ में आ गए होंगे, विभक्तियां, उनके अपवाद, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी है आदित्य पब्लिकेशन की बुक से। हालांकि हम लोग भी करेंगे, लेकिन जब पूरा सिलेबस हिंदी का समाप्त हो जाएगा तब हम लोग एक तरीके से आदित्य पब्लिकेशन बुक के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए।